गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा नया लेसन है। इट इज़ चैप्टर नंबर 13 अल्टरनेटिंग करंट और एसी सर्किट्स। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले होंगे। हमने स्कूल लेवल से ही इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्किट, वन इज़ डीसी, अनदर इज़ एसी। फुल फॉर्म बता देता हूँ। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट एंड एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। सो ऐसे दो टाइप के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। नाउ द करंट थ्रू बैटरी, अगर हम किसी सर्किट को ऐसे बनाते हैं, लेट अस से आई हैव अ बल्ब और सम काइंड ऑफ रेजिस्टर आर, ठीक है, और इसको मैंने एक सेल लगा दिया, देन वी नो दैट द करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस प्लस डायरेक्शन, है ना। कन्वेंशनल करंट जो है इट विल फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो द करंट हैज ओनली सिंगल डायरेक्शन। दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट or unidirectional current, the current which has same direction or it does not change its direction over time. So such current is called as DC current, and in general this DC current is a constant current. इसकी वैल्यू जो होती है वो जनरली क्या होती है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू करंट। ठीक है, अब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है जो हमारे घर में हम हर जगह यूज़ करते हैं, आर मेन सप्लाई इज़ अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर ये जो लाइट चल रही है इट इज़ ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग करंट ओनली। तो अल्टरनेटिंग करंट इज़ दिस काइंड ऑफ करंट। इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ इट लुक्स लाइक दिस। सो अगर मैं सर्किट की बात करूँ, अगेन सेम सर्किट, रेजिस्टर ले लिया हमने, एंड दिस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज शोन बाय दिस साइन। तो इसका मतलब ये होता है द करंट विल फ्लो फॉर सम टाइम इन दिस डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन। सो करंट विल फ्लो लाइक दिस, देन अगेन इट विल फ्लो लाइक दिस। सो जब वो इस तरह फ्लो कर रहा है वी विल से दैट इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल क्यों तो पता चलेगा आपको। And when current flows in reverse direction it is called negative half cycle. So the positive half cycle and negative half cycle together are called a cycle, है ना। हमने oscillations और wave में पढ़ा था कि इसको हम लोग एक cycle बोलते हैं। And since this current is of this kind, है ना, हमारे waves जैसा format है इसका भी, and that's why we call this as one cycle। और फिर वो वही repeat होता है वापस से, positive cycle then negative cycle and so on। So there are two cycles, एक positive cycle है, एक नेगेटिव साइकिल है, और दोनों मिला के जो बनता है इट इज़ वन साइकिल विच इज़ बेसिकली आर अल्टरनेटिंग करंट। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इट अल्टरनेट्स इट्स डायरेक्शन। लुक एट द डायरेक्शन, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है, इस साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स है। अगेन व्हाट विल हैपन, अगेन करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, देन इन एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन इन क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना सही नहीं है। So what we will call, the current will flow in positive cycle then in flow in negative direction cycle। ठीक है, so current अपना direction alternate करता है, ये खास बात है। and since this graph looks like sine wave, तो हमारा जो इक्वेशन भी आता है वो ऐसा आता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा कि ये इक्वेशन कैसे आया क्या। ठीक है, अगेन इसका डेरिवेशन तो नहीं है, हमारे सिलेबस से हट चुका है, बट आई विल जस्ट टेल यू कि वो ऐसा क्यों आता है। ठीक है, तो हमारा लेसन जो है इसमें डीसी और एसी इसके बारे में चर्चा होगी, और उसमें भी लेसन का नाम एसी सर्किट है, तो वी विल डील मोर विथ एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स और डीसी सर्किट में क्या फ़र्क है, तो अगर हम किसी सर्किट को बैटरी से डायरेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, सो सच सर्किट्स आर कॉल्ड डीसी सर्किट। फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो बैटरी से ऑपरेट होता है, सो इट कंटेन्स अ डीसी सर्किट ओनली। ठीक है, और जो हमारा फ़ैन है वी कनेक्ट दैट डायरेक्टली टू द मेन सप्लाई, है ना। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एसी सर्किट। एक है डीसी सर्किट, दूसरा है एसी सर्किट। एसी सर्किट में वी यूज़ एसी सप्लाई डायरेक्टली, है ना। सो इन सच काइंड ऑफ एसी सर्किट्स देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स अदर देन रेजिस्टर। ठीक है, हमारे जो डीसी सर्किट होता है उसमें जनरली रेजिस्टर टाइप के कंपोनेंट होते हैं, बट इन एसी सर्किट देर आर मोर कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स। ठीक है, तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो सारे एसी सर्किट्स में होते हैं। अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक योर फैन। फैन इज अ काइंड ऑफ एसी सर्किट, है ना, जो घर के अंदर सीलिंग फैन लगता है। सो देर इज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड दैट फैन। अगर उसके ऊपर देखोगे तो आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज बेसिकली अ कैपेसिटर। ठीक है, जो पुराने ट्यूबलाइट्स आते थे उसके अंदर एक चोक कॉइल होता था, अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा कभी। सो दैट चोक कॉइल इज बेसिकली इंडक्टर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, आज के जो हमारे सर्किट्स हैं, मॉडर्न सर्किट्स, उसमें बहुत सारा एडवांसमेंट आ चुका है, तो उसका हम लोग स्टडी यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ सर्किट, डीसी एंड एसी। हमारा जो टेलीविजन है
इट इज़ बेसिकली डीसी सर्किट, बट वहाँ पर हम उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सो उसके अंदर एक छोटा सर्किट होता है विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर, विच कन्वर्ट्स दैट AC टू DC, जो हम लोग अगेन लेसन नंबर 16 जो है वहाँ पर रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे 2 टाइप के सर्किट्स होते हैं जो हमारे आसपास हर जगह होते हैं, एंड दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सर्किट्स। तो इस लेसन में हम लोग AC पे फोकस करेंगे, जहाँ पर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये 3 जो चीज़ें हैं इन पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ये लेसन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो AC शॉक और DC शॉक के बारे में है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग किसी बैटरी को टच कर ले तो ऑब्वियस बात है उसका शॉक इतना माइन्यूट होता है कि हमें पता नहीं चलता। बट इवन इफ़ वी हैव 200 वोल्ट और 220 वोल्ट बैटरी, इवन इफ उस केस में भी अगर आपको शॉक लगता है 220 वोल्ट का शॉक, है ना, सो दैट इज़ नॉट डेंजरस। बट इवन 220 वोल्ट AC शॉक कुड बी वेरी डेंजरस। रीज़न ये है कि AC शॉक ये एट्रैक्टिव टाइप का शॉक होता है। अगर आप किसी AC सर्किट में आपका बॉडी टच हो जाए, है ना, जैसे कि आपने किसी ओपन वायर को टच कर लिया जहाँ पर AC करंट है एंड लेट अस से 220 वोल्ट्स का वोल्टेज है, तो वो वायर आपकी बॉडी को चिपक के रहेगा एंड दैट इज़ मोर डेंजरस, है ना। और वही जगह पे आप DC को अगर टच करते हो तो इट विल जस्ट थ्रो यू बैक, है ना। तो उस केस में वो शॉक तो लगेगा डेफिनेटली, एंड दैट शॉक विल ऑल्सो बी डेंजरस। बट दोनों के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा? AC शॉक विल बी मोर डेंजरस। देयर इज़ वन मोर थिंग जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि AC का जो पीक वैल्यू होता है इट इज़ मोर देन व्हाट वी से 220 वोल्ट का जो मैं वोल्टेज बता रहा हूँ। सो दैट 220 वोल्ट इज़ RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज, है ना। तो एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा है। एक्चुअल जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पीक वैल्यू, इट इज़ मोर देन द एवरेज और RMS वैल्यू, एंड दैट्स वाई AC इज़ मोर डेंजरस। 330 वोल्ट तक का शॉक लगता है उसमें, ठीक है। 1.4 टाइम्स 220 कर लो, सो दैट मच अमाउंट ऑफ शॉक आपको वहाँ पर लगता है AC में, एंड इट इज़ ऑब्वियसली मोर डेंजरस। AC जनरेटर की अगर बात करें तो ये अगेन टॉपिक हमारे सिलेबस से हट चुका है। बट AC जनरेटर क्या है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। हमने स्कूल में पढ़ा हुआ था, याद करो, स्कूल में हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में था, है ना। तो आई गेस आपको AC जनरेटर भी था या नहीं था, आई डोंट नो, 10th में। बट AC जनरेटर जैसे हमारा DC जनरेटर है वैसे ही काम करता है। यू हैव टू यूज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रोटेट दैट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो उस कॉइल के आगे स्लिप रिंग्स आएंगी, है ना, वो स्लिप रिंग्स में अगर एक फेज डिफरेंस बनाएंगे, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ करंट, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ करंट लाइक दिस, एंड दिस करंट इज, लेट अस से दिस इज करंट, दिस इज टाइम। तो करंट वेरीज विद टाइम, तो इस तरह का आपको करंट मिलता है। अगर करंट और टाइम का ग्राफ बनाओगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, एंड यू कैन सी दैट ये 0 से स्टार्ट होने वाला साइन ग्राफ है। सो इट इज I0 साइन ओमेगा टी, वेर I0 विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, दिस इज कॉल्ड I0, विच इज कॉल्ड पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तो जब हम लोग AC जनरेटर से करंट निकालते हैं, करंट बनाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। एंड इन दिस ग्राफ यू कैन सी दैट द करंट गोज टू मैक्सिमम, then it goes to 0, then it goes to negative maximum, then it goes to 0, and again ये रिपीट होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, I0, है ना। उसको हम लोग I0 या Imax बोल सकते हैं, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, I0 या Imax। सो दिस करंट इज, आप देख सकते हो, इट इज़ अ साइन ग्राफ। सो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, लेकिन पुराने सिलेबस में था, अब हट चुका है, तो हम लोग डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे। वी विल डायरेक्टली लुक एट दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट विच इज जनरेटेड फ्रॉम AC जनरेटर, ठीक है। AC जनरेटर से ऐसा करंट बनता है। तो ये जो करंट है ना, सिंस इट इज चेंजिंग विद टाइम, है ना, तो हम लोग अब करंट कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर द करंट यूजिंग एमीटर। एमीटर जो होता है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बनता है, हमने पिछले लेसन में सीखा है। सो देयर इज मूविंग कॉइल सर्किट, और मूविंग कॉइल सर्किट जो है वो यहाँ पर जो करंट मेजर करता है, इट इज़, सिंस ये चेंज तो हो रहा है, सो दैट मूविंग कॉइल डिवाइस मेजर्स द एवरेज करंट। मूविंग कॉइल क्या मेजर करता है हमारा? इट मेजर्स द एवरेज करंट, ठीक है। और दूसरा टाइप का जो एवरेज होता है विच इज़ कॉल्ड RMS, है ना, वो भी हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग सम अदर डिवाइसेस जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। तो हम लोग एक एक पढ़ेंगे, पहले एवरेज क्या होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। उसमें हमारा पहला टॉपिक है पीक वैल्यू। सो व्हाट इज पीक वैल्यू? यहाँ दिख रहा है
दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज पीक वैल्यू। सिमिलरली अगर आप ईएमएफ का ग्राफ भी बनाओगे थ्रू दिस एसी जनरेटर, तो ईएमएफ का ग्राफ भी सेम ही बनता है विथ ई नॉट एज पीक वैल्यू, और इसका इक्वेशन आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। कई बार इसमें प्लस फाइव लगता है, अगर आपका स्टार्टिंग जीरो से नहीं हो रहा है तो प्लस फेस कांस्टेंट फाइव हम लोग ऐड करते हैं, बट वी विल नॉट डील विद दोज कॉम्प्लेक्स थिंग्स राइट नाउ। अभी शुरुआत है तो हम लोग ये सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पीक वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इस साइनोसॉइडल करंट की या साइनोसॉइडल ईएमएफ की, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। अब ये जो हमारे डिवाइसेस है ना, मूविंग कॉइल डिवाइसेस, दे मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंस हमारा करंट जो है वो क्या है, आई इक्वल टू क्या है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला करंट है ना, विच इज़ अ साइनोसॉइडल करंट। तो इसका एवरेज निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज करंट विल बी एवरेज ऑफ दिस आई नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज के लिए हम लोग मैथ्स में ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल है, दिस शोज एवरेज। अब यहाँ पर अगर आप ये साइन ग्राफ की बात करो, इस तरह का ग्राफ आ रहा है, और अगर मैं इस साइन ग्राफ का ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, और ये दोनों पार्ट ऑब्वियसली सिमेट्रिक है, बराबर होंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ पॉजिटिव करंट यू विल हैव इक्वल वैल्यू ऑफ नेगेटिव करंट, और एडिशन जीरो हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ दिस ओवर वन साइकिल विल बी जीरो। ऑब्वियस बात है, वन साइकिल पे एवरेज जीरो है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज टू कैलकुलेट एवरेज ओवर वन साइकिल। सो व्हाट वी डू टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, वी टेक एवरेज ओवर हाफ साइकिल एवरेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड दैट हाफ साइकिल एवरेज इज मेजर्ड बाय योर मूविंग कॉइल डिवाइस, ठीक है। जैसे कि मूविंग कॉइल हमने एमीटर यूज़ कर लिया, जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं फॉर ऑर्डिनरी डीसी सर्किट। अगर उससे हमने एसी करंट मेजर किया तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। और वो कैसे निकालेंगे, तो इसका एवरेज निकाल लो फॉर हाफ साइकिल में अगर निकालना है तो सिंस आई नॉट इज कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना है। सो साइन थीटा का हम लोग एवरेज निकालेंगे ओवर हाफ साइकिल, और वो कितना आता है देखो। सो बेसिक इंटीग्रेशन है, सो एवरेज ऑफ हाफ साइकिल एवरेज ओवर हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल। तो एंगल कितना हो जाएगा देखो, ये वापस से सेम ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 2 पाई है, तो हाफ साइकिल में एंगल कितना हो जाएगा पाई, तो एंगल लेंगे 0 से पाई, साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये हो गया इंटीग्रेशन। और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय द एंगल करना पड़ेगा, सो डिवाइड बाय एंगल 0 to पाई डी थीटा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज। आप इन जनरल ये फॉर्मूला याद रख सकते हो टू फाइंड एवरेज ऑफ साइन थीटा ओवर हाफ साइकिल। इसलिए मैंने 0 to पाई लिमिट्स लिया है, ओवर वन साइकिल होता तो 0 to 2 पाई लेते, और मैथमेटिकली भी आंसर वो उसका, अगर आप इंटीग्रेशन जानते हो तो 0 to 2 पाई लेने पे आंसर 0 आता। एंड एनीवेज अगर 0 ही इंटीग्रेशन आना है और हमको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है पार्ट, है ना, तो इसका एडिशन 0 है ना, तो मतलब क्या है सॉल्व करके। तो हमारे जो डिवाइसेस है दे मेजर दिस करंट विच इज एवरेज ओवर हाफ साइकिल, और वो कितना होगा, सो 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 to पाई डी थीटा। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, कैसे करना है देखो, ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, पाई -0 कर देंगे तो पाई आ जाएगा आंसर नीचे। ऊपर देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ थीटा, लिमिट्स है वही 0 to पाई, ठीक है। लिमिट्स डाल देंगे तो मी माइनस साइन बाहर ले लो, कॉस ऑफ पाई इज -1 माइनस कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो -1 सो -2 उसका माइनस, तो +2 2 अपॉन पाई आ गया। तो एवरेज क्या आया, इसका एवरेज आया 2 अपॉन पाई। सो आई एवरेज ओवर हाफ साइकिल विल बी आई नॉट इंटू 2 अपॉन पाई, ठीक है। वो मैंने जो साइन था उसको एवरेज कर लिया और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको लिख दिया। सो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। वन साइकिल पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, तो वो मैं डिस्कस करने के में कोई मतलब नहीं, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके अल्टीमेटली आंसर 0 ही आना है ना। सो ओवर हाफ साइकिल द करंट average current we will call this as I average, and it is 2 I naught upon pi where I naught is peak value, ठीक है। तो ये एक बात है, लेकिन सिंस ये जो एवरेज करंट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये हाफ साइकिल का है ना, तो हाफ साइकिल का हमने एवरेज लिया, पूरे साइकिल का तो एवरेज 0 आ जाएगा। सो विच इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि हम लोग आधा ही साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। बट एनर्जी जब करंट फ्लो करता है
तो वो पॉजिटिव साइकिल से भी एनर्जी सप्लाई करता है और नेगेटिव साइकिल से भी एनर्जी सप्लाई होती है। तो दोनों साइकिल से एनर्जी सप्लाई होती है, इसलिए वी डोंट यूज़ दिस फिनोमेना इन आर डे टू डे लाइफ वाइल कैलकुलेटिंग करंट। तो कैलकुलेट करने के लिए करंट का कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं, वी यूज़ RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो RMS क्या है, इट इज़ रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले सुन लेते हैं। होता ये है कि जब करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में से, रेजिस्टर में से, ऐसा है ना, AC है तो पहले एक बार ऐसे जाएगा, दूसरी बार ऐसे जाएगा, तो दोनों ही बार वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और जो हीटिंग इफेक्ट है, हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमको पता है क्या है, जूल्स लॉ है H इक्वल टू I² RT, है ना। H इक्वल टू क्या है, I² RT। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इक्वल टू I² RT है। सो दिस heating produced in a conductor or resistor is proportional to what, heating produced is proportional to the square of current। अब सोचो हमारा करंट ऐसा है, फिर ऐसा, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव आता है, बट नेगेटिव का स्क्वायर क्या आता है, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर करंट स्क्वायर हो रहा है। तो हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल पिछले एवरेज में हम लोग नहीं कंसीडर कर पा रहे थे, बिकॉज इट वॉज कैंसिलिंग आर इंटीग्रेशन, या फिर हमारा एवरेज 0 आ रहा था, वो यहाँ 0 नहीं आएगा अगर हम लोग I² का एवरेज निकालें। सो दैट इज कॉल्ड IRMS। ठीक है, I² जो हमने करंट का स्क्वायर किया उसका रूट निकाल लो। सो रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना है उसका फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है एवरेज का। सो IRMS स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ I का स्क्वायर कर दो ओवर व्हाट, 1 साइकिल, क्योंकि अब हम पूरा साइकिल लेने वाले हैं, अब 0 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। सो 0 to 2 और वापस से 0 to 2 डी थीटा, सेम फॉर्मूला है, लिमिट 0 to 2 लिया और यहाँ पर I sin थीटा, मतलब हमारा जो I था उसका एवरेज किया था, यहाँ I² का एवरेज करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल टेक द रूट। ठीक है, तो इसका एवरेज करते ही क्या आ रहा है, देखो I², I इज I0 sin ओमेगा टी, ये यहाँ डाल दिया I0 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह मैंने थीटा लिखा हुआ है ना, डी थीटा। बाद में हम लोग वो ओमेगा टी वगैरह डाल देंगे, या फिर लिमिट्स हमको पता ही है तो अननेसेसरी डालने की ज़रूरत नहीं ओमेगा टी। सो ये क्या आ जाएगा, देखो दिस विल बी 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स डालेंगे अपर लिमिट 2 पाई -0, सो 2 पाई आ जाएगा अपन में। ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है I0 sin स्क्वायर, I0 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 2 पाई बाहर ले लो। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस से हाफ भी बाहर ले लो ये वाला, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, है ना। लिमिट्स डाल दो, 2 पाई माइनस sin 2 पाई कितना, sin 2 पाई इंटू 2 इज sin 4 पाई, sin 4 पाई 0, sin 0 इज ऑल्सो 0, तो ये 0 ही होगा, ये 2 पाई माइनस 0 होगा और ये 0 होगा। सो 2 पाई माइनस 0 माइनस वो बाकी 0 ही है, तो ये अपॉन वाला 2 इधर लिखा हुआ है मैंने, ये I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई एज इट इज है। सो ये कितना आ रहा है, दिस 2 पाई गेट्स कैंसल्ड, I0 स्क्वायर बाई 2, दिस इज व्हाट, दिस इज IRMS का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ RMS करंट, दिस इज स्क्वायर ऑफ RMS करंट। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, सो दैट विल बी IRMS एंड दैट विल बी रूट ऑफ दिस I0 अपॉन √2, एंड 1/√2 की वैल्यू अगर निकालते हो तो इट इज 0.707 I0। सो रूट मीन स्क्वायर करंट कितना आता है, इट इज 70% ऑफ द पीक करंट, 70% ऑफ द पीक करंट इज रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, और हमारा जो डिवाइस है जो हम लोग AC एमीटर यूज़ करते हैं दैट मेजर्स दिस करंट, है ना। तो ये खास बात है। अब हमें RMS का डेफिनेशन क्या है, इट इज रूट मीन स्क्वायर करंट इज दैट स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस सेम हीट एज आर AC करंट प्रोड्यूसेस। मतलब थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, डेफिनेशन बुक में है। ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, लेट अस से 10 सेकेंड के लिए हम लोग करंट पास कर रहे हैं, कौन सा, AC करंट। सो इट विल प्रोड्यूस हीट H इक्वल टू समथिंग जूल्स। अब सपोज उतने ही टाइम के लिए उसी रेजिस्टर में से हम लोग DC करंट पास करें और अगर सेम हीट प्रोड्यूस हो जाए तो वो जो DC करंट की वैल्यू है दैट विल बी दिस RMS। ठीक है, तो हीट कितना प्रोड्यूस होता है वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, I² RT। सो अब सिंस दिस करंट इज नॉट कांस्टेंट तो हमारा छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी I² R dt। I इज दिस करंट विच इज नॉट कांस्टेंट, याद रखना फंक्शन है। सो एवरेज क्या हो जाएगा ओवर 1 साइकिल, तो एवरेज ओवर 1 साइकिल यहाँ पर मैं लिख दूँ ओवर 1 साइकिल, ओवर 1 साइकिल या फिर 1 टाइम पीरियड, क्योंकि ये हमारा
ये एक साइकिल होता है, तो इसका टाइम होता है t और ये फेज एंगल होता है 2 पाई। तो एक साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा? सो दैट विल बी एवरेज हीट h एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन 0 to t, इसी का इंटीग्रेशन कर दो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, क्योंकि हम लोग ओवर 1 टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, सो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल है 0 to t। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज डाल देंगे, t का वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ ओमेगा डालेंगे, सो दिस विल बी 2 पाई बाय ओमेगा t का वैल्यू। और जो करंट है वो तो हमारा यही है साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। AC के लिए ये वैल्यूज अगर यहाँ डाल देंगे सो लिमिट्स चेंज हो जाएगी 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, आई की जगह आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और आर डी टी एज इट इज़ है। अब इसका इंटीग्रेशन पहले नीचे वाला देख लो, ये बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन ओरली कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लिमिट्स डाल दोगे तो 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, तो 2 पाई बाय ओमेगा यहाँ नीचे आना है, ये देख लो ये वाला, ठीक है। इस स्टेप का इंटीग्रेशन करके 2 पाई बाय ओमेगा नीचे आएगा। यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर और आर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत इसी के जैसा देख लो, ये वाली स्टेप में हमने आई नॉट स्क्वायर अपन 2 पाई कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको जब सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था हाफ इंटू 2 पाई, है ना, हाफ इंटू दिस लिमिट। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हाफ इंटू दिस लिमिट। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा हाफ इंटू दिस लिमिट। लिमिट क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। सो हाफ इंटू 2 पाई बाय ओमेगा कितना हो जाता है? तो 2 कट हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा बचेगा। सो ये आ गया पाई बाय ओमेगा। इस इंटीग्रेशन का आंसर आप सॉल्व कर सकते हो सेम स्टेप से। तो क्या आ गया? पाई बाय ओमेगा अपन 2 पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा गया। सो दिस इज आई स्क्वायर आर बाई 2, है ना, दिस इज एवरेज हीट। तो आई स्क्वायर बाई 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर बाई 2 वॉज आई आर एम एस का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। सो दिस इज एवरेज हीट ओवर 1 साइकिल विच इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो अगर एक साइकिल में टोटल हीट कितना हुआ तो हमको क्या करना होगा? ये पर साइकिल है, तो एक साइकिल में कितना हुआ तो मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टाइम पीरियड से कर दो मल्टीप्लाई। टाइम पीरियड कितना है? तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ये अपने बुक में दिया हुआ है इक्वेशन, है ना। मैथमेटिक्स पता नहीं उन लोगों ने क्या उल्टा सीधा किया है, बट ये जो है ये स्टैंडर्ड स्टेप्स है टू फाइंड दिस हीट प्रोड्यूस्ड। हम लोग एवरेज हीट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इट इज़ आई स्क्वायर आर, लेकिन यहाँ पर आई क्या है? इट इज़ आर एम एस करंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13.1 हमारे टेक्स्ट बुक का। तो क्वेश्चन ऐसा है, एन AC वोल्टेज इज गिवन बाय E इक्वल टू 6 sin 314t। क्या क्या फाइंड करना है देख लो। पहला है फाइंड पीक वैल्यू, सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, थर्ड टाइम पीरियड, और फोर्थ हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। सिंस ये टाइम वेराइंग EMF है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है फॉर टाइम वेराइंग EMF? E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस कैन बी कॉस ऑल्सो, बट ठीक है हम लोग सिंपल केस ले रहे हैं जिसमें साइन वाला फंक्शन है। तो यहाँ अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, सो वी कैन से दैट E नॉट कंपेयरिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। मैं लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन। कंपेयरिंग, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? E इक्वल टू 6 sin 314t। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ साइन साइन है, ये E नॉट है तो ये 6 है, तो E नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? E नॉट इक्वल टू 6, दिस इज पीक वैल्यू, है ना। पीक वैल्यू कितना आ गया? पीक वैल्यू आ गया हमारा 6। यूनिट्स क्या हो सकता है? इफ दिस इज इन वोल्ट्स तो ये यूनिट्स हो जाएंगे वोल्ट्स में, ठीक है। अब सेकंड देख लो, फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला निकालने के लिए वी विल यूज दिस। ओमेगा इक्वल टू क्या है? 314 है, 314, ठीक है। ओमेगा इज 314। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड आसानी से निकल सकता है। T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना, 2 पाई बाय ओमेगा। सो हमारा 2 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय ओमेगा है 314। सो ये दोनों डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज 2 बाई 100 एंड इट इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स। अगर ये सब ऐसा यूनिट्स में दिया तो वी विल कॉल दिस एज सेकेंड्स। लेट अस अज्यूम कि सब कुछ ऐसा में है, तो दिस विल बी इन वोल्ट्स, दिस विल बी इन सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 बाई टाइम पीरियड लगा दो, तो 1 बाई 0.02, सो दिस विल बी 100/2 एंड दिस विल बी 50 हर्ट्स, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी? E नॉट की वैल्यू है 6 साइन 314 और T का वैल्यू कितना लेना है? 2 मिली सेकेंड, 2 × 10⁻³ और ये पूरा सॉल्व कर लेता है। दिस विल बी E
है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लो, 6 साइन, सो दिस विल बी 3.14 है ना, 314 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, सो दिस विल बी 3.14 अगर कर दे तो ये हो जाएगा 0.2 पाई, ठीक है, ये ऐसा कुछ तो आएगा। मैं 314 को 3.14 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना। सो दिस विल बी 314 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, मैंने ये किया है, एंड दिस इज पाई, ठीक है, ये पाई हो गया, और ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻1, सो 0.2, सो दिस इज 0.2 पाई साइन ऑफ, है ना, ऐसा कुछ तो 6E। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ EMF इन वोल्ट्स। इसका आंसर बचा आता है 6 इंटू 0 पॉइंट कुछ 58 समथिंग आता है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट आंसर, ठीक है। बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है फेजर। सो फेजर का नाम आया है इस पे से, फेज प्लस वेक्टर। सो दीज फेजर्स आर बेसिकली फेज वेक्टर्स। फेज वेक्टर का मतलब क्या होता है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज विच रोटेट विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ रोटेट होता है। ये कहाँ पर यूज़ करता है, इफ़ वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज विथ टाइम, वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, ऐसी अगर फिजिकल क्वांटिटी है दैट वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, तो उनके लिए हम लोग फेज वेक्टर्स बनाते हैं। एंड टू शो दिस फेज वेक्टर व्हाट वी ड्रॉ, हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, और हमारा जो वेक्टर होता है वो हम इसमें ऐसे दिखाते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ और पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना। हमारे केस में हमारा जो EMF है इट इज़ दिस काइंड ऑफ EMF, है ना, टाइम वेरिंग EMF है, जिसमें ये जो वैल्यू है दिस इज पीक वैल्यू, और इसका इक्वेशन भी ऐसा है E0 sin ωt। दिस इक्वेशन शोज दैट हमारा जो EMF है इट वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो ये टाइम के साथ वेरी करता है, एंड दैट्स वाई वी कैन रिप्रेजेंट दिस EMF और दिस करंट I0 sin ωt बाय दिस फेजर डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम, जिसमें ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स फेजर। सो फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, फेज वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर जो हमें फेज बताता है, ठीक है। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो लेंथ होता है इट इज इक्वल टू पीक वैल्यू, एंड व्हेन वी टेक हम जो एंगल मेजर करते हैं वो यहाँ से मेजर करते हैं, थीटा, विच इज ωt प्लस अल्फा। अगर मैं कुछ इनिशियल कंडीशन से ले रहा हूँ, अगर यहाँ से ही स्टार्ट करें तो अल्फा 0, तो ωt हो जाएगा। सो ωt प्लस अल्फा और सिंपली ωt, सो ये एंगल होगा थीटा। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस, लेट अस से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो y का जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी E0 साइन, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, सो साइन ωt। और अगर x पे मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ सो दिस विल बी E0 cos ωt। तो हम लोग इसी को cos के फंक्शन में या साइन के फंक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरा EMF ऐसा है सो मैं ये प्रोजेक्शन लूँगा, अगर EMF cos का फंक्शन है तो मैं ये प्रोजेक्शन लूँगा। सिमिलर इज फॉर साइन ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फेजर डायग्राम। दीज फेजर्स आर यूजफुल बिकॉज हम ये फेज जो चेंज हो रहा है EMF का ओवर द टाइम, उसको हम लोग यूजिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई वी कैन यूज वेक्टर अलजेब्रा टू सॉल्व और टू ऐड दीज वेक्टर्स, है ना। सो वी कैन यूज वेक्टर अलजेब्रा टू सॉल्व दीज इक्वेशंस और दिस काइंड ऑफ EMF एंड करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। तो उसमें से पहला जो टॉपिक है 13.5 का A, इट इज़ AC सर्किट विथ रेजिस्टर, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे करना है वहाँ पर। सो सपोज सिंस मैंने आपको बताया हुआ है AC सर्किट में हम लोग कैसे बताते हैं, वी शो AC बाय दिस साइन, दिस इज सर्किट सिंबल फॉर AC सप्लाई, है ना। एंड लेट अस से हमारा जो AC सप्लाई है इट इज़ दिस E इक्वल टू E0 sin ωt, दिस इज आवर AC सप्लाई, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ, इफ आई कनेक्ट रेजिस्टेंस टू दिस सर्किट,
ये ऐसा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, वो हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, तो हमारे पास ओम्स लॉ है, E इक्वल टू आई आर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन आर लिख सकते हैं। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, E अपॉन आर। सो आई इज इंस्टेंटेनियस करंट विच इज ईएमएफ अपॉन आर, एंड ईएमएफ जो है वो ये है E नॉट साइन ओमेगा टी, और वो R जो है वो कांस्टेंट है, उसको साइड में लिख दो। सो दिस E नॉट अपॉन आर वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली पीक वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो ये कोई तो कांस्टेंट होगा। सो लेट अस कॉल दिस कांस्टेंट एज I नॉट साइन ओमेगा टी। सो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वी कैन से दैट EMF एंड करंट हैव सेम फेस, दोनों के दोनों साइन ग्राफ होंगे। एंड इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I नॉट इज E नॉट अपॉन आर। ये हमने यहाँ पर बताया है कि I नॉट जो है वो क्या है, E नॉट अपॉन आर है। सिंस इट इज कॉन्स्टेंट तो उसको हमने I नॉट लिखा है। सो व्हाट वी गेट इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑन सेम एक्सिस, सेम टाइम या सेम ओमेगा टी एक्सिस ले लो, और ये ले लो I, E। तो I का ग्राफ और E का ग्राफ, सबसे पहले तो E का ग्राफ ऐसा होगा, है ना, ये इस तरह से साइन ग्राफ है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, दिस वैल्यू इज पीक वैल्यू E नॉट, ये वैल्यू जो होगी ये पीक वैल्यू होगी। एंड नाउ इफ वी कंसीडर द करंट I नॉट का पीक वैल्यू क्या है, E नॉट अपॉन आर। सिंस रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू जो होगा I नॉट का पीक वैल्यू E नॉट से कम होगा। सो वी विल गेट दिस एज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट, एंड सिंस इट इज़ अ साइन ग्राफ, तो हमारा जो करंट का ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ तो आएगा। ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ जानबूझ के, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि करंट का ग्राफ इस तरह से आने वाला है। सो दिस इज I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस फर्स्ट ग्राफ इज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीक वैल्यूज भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिस विल बी E, I एक्सिस, एक ही एक्सिस में E और I मैंने ड्रॉ किया है। दिस वैल्यू इज पीक वैल्यू ऑफ EMF E नॉट, दिस इज पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट। तो ये I नॉट इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और ये I इक्वल टू ये E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी ग्राफ। तो दोनों साइन के ग्राफ आ रहे हैं। इसका मतलब एक ही साथ में EMF और करंट मैक्सिमम होगा, एक ही साथ में दोनों जीरो होंगे, एक ही साथ में दोनों मिनिमम, फिर एक ही साथ में जीरो। सो करंट एंड EMF चेंजेस विद टाइम साइमल्टेनियसली, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट करंट एंड EMF आर इन सेम फेज। दोनों का जो फेज है बच्चों, फेज मतलब दोनों के बीच का एंगल, या कौन पहले मैक्सिमम होगा कौन बाद में मैक्सिमम होगा, तो दोनों साथ में मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। दे आर कॉल्ड इन सेम फेज। इनका जो एंगल है, फेज एंगल ओमेगा टी, ये सेम होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस। यहाँ पर फेजर डायग्राम अगर बनाते हैं तो फेजर डायग्राम बच्चों कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर बनाते हैं इस तरफ। हम XY एक्सिस एज यूजुअल लेंगे, ठीक है। हम X और Y, लेट अस से मेरा जो EMF है वो यहाँ पर है किसी भी वक्त, लेट अस से माई EMF इज हियर, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दैट विल बी E नॉट। तो ये मैग्नीट्यूड जो हो गया, दिस मैग्नीट्यूड इज E नॉट, यहाँ से यहाँ तक। करंट का जो मैग्नीट्यूड है उससे कम है, सो करंट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा विच इज़ I नॉट। मैं E नॉट यहाँ लिख देता हूँ, सो दैट ये यहाँ से यहाँ तक E नॉट है, यहाँ से यहाँ तक I नॉट है। और अगर मैं Y एक्सिस पे इसका कंपोनेंट लेता हूँ, सो दिस इज E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये I का जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इस तरह से हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, और ये जो एंगल होगा दिस विल बी ओमेगा टी। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एक्सिस, तो अल्फा जो है ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो अल्फा जीरो लिया है, इनिशियल फेज जीरो लिया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये EMF का वेक्टर ऐसे ऐसे घूमते जाएगा, एंड इफ यू लुक एट दिस प्रोजेक्शन विल राइज। यहाँ पर आके प्रोजेक्शन मैक्सिमम, फिर वापस से यहाँ जाएगा तो प्रोजेक्शन कम होना चालू हो जाएगा, एंड एट दिस पॉइंट द प्रोजेक्शन इज जीरो। फिर वापस से ये ऐसे घूमेगा, एंड देन इट विल कम बैक टू दिस पोजिशन विच इज़ कॉल्ड वन साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब यहाँ पर होगा सो प्रोजेक्शन इज जीरो, प्रोजेक्शन Y एक्सिस इज जीरो। जब यहाँ होगा तो प्रोजेक्शन इज मैक्सिमम, मतलब ये वाली कंडीशन, जब फेज एंगल 90 हो जाएगा, दिस इज 90 फेज एंगल और π/2। फिर यहाँ आएगा, मतलब ये वापस से ऐसा आ गया, तो 180 फेज है, पाई फेज है, यहाँ पर फेज एंगल पाई है। तो जब फेज एंगल पाए तो ये वेक्टर इधर, फेज वेक्टर इधर है ना, फेजर इधर है, एंड अगेन प्रोजेक्शन इज जीरो।
जब वो 270 हो जाएगा तो फेज वेक्टर यहाँ पर है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पर, फिर मतलब 270 एंगल पे, फिर वापस से 360 पे यहाँ पर, और ये यहाँ पर फेज वेक्टर। तो इस तरह से फेज वेक्टर इस वेव के साथ रोटेट होता है ना। आफ्टर 1 साइकिल ये वापस से वहीं पे आ जाएगा। 13.5 टॉपिक है, टॉपिक का सेकेंड पार्ट बी पार्ट, जिसमें हम लोग एसी सप्लाई को एक इंडक्टर कनेक्ट करने वाले। इंडक्टर क्या होता है हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन में, वापस से बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई आयरन कोर है और उसके ऊपर मैंने कॉपर का कॉइल लगा दिया विच इज़ अ सोलेनॉइड कॉइल, सो दैट बिकम्स सिंपली इंडक्टर। ठीक है, आयरन कोर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर शुड बी अ सोलेनॉइडल कॉइल ऑफ कॉपर। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, जब इसमें से करंट जा रहा है एंड इफ दैट करंट इज टाइम वैरिंग, देन बैक ईएमएफ और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विच इज इन रिवर्स डायरेक्शन टू द सप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, सप्लाइड ईएमएफ की वजह से करंट अगर ये डायरेक्शन में है, सो द बैक करंट विल बी इन रिवर्स डायरेक्शन विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, है ना। एंड दिस करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आई, है ना, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि टाइम वैरिंग होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रिवर्स में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। एज फार एज हमारा ओम्स लेंज लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रिवर्स होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से फ्रॉम फैराडे लॉ या फिर लेंज लॉ जो बोलना है बोलो, बैक ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ईएमआई में, तो ये बैक ईएमएफ कितना बनेगा इसके अंदर, इट विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब सप्लाइड ईएमएफ कितना है, तो सप्लाइड ईएमएफ इतना है, ई इक्वल टू दिस मच। ठीक है, ये फॉरवर्ड है, बैक ईएमएफ इसी का रिवर्स है। दोनों का एडिशन क्या करोगे, सिंस हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से अराउंड क्लोज सर्किट सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज 0, सो ई प्लस ई बैक इज 0, तो E इक्वल टू माइनस ई बैक हो जाएगा। माइनस और ई बैक मतलब इसका माइनस कर दो, सो इसका माइनस कर देगा, सो दैट विल बी एल डी आई बाई डी टी। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द करंट डी आई इक्वल टू ई बाई एल डी टी। हमको पता है कि ईएमएफ इतना है, तो करंट कितना होगा इस सर्किट में से वो निकाल रहे हैं, तो हमने ये करंट का इक्वेशन निकाल दिया। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू ये पूरा एज इट इज। सिंस ये ईएमएफ हमारा फंक्शन है, इट इज नॉट कांस्टेंट, तो हम लोग वो फंक्शन डाल देंगे यहाँ पर ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल। ई नॉट और एल कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस साइन ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और ये ओमेगा टी का ओमेगा नीचे आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ लिमिट्स पता नहीं हमें। अब सिंस ये करंट इस तरफ है, इस तरफ भी करंट है, क्योंकि करंट शुड बी करंट प्लस करंट, तो ये जो कांस्टेंट है इसके डायमेंशंस करंट के डायमेंशन होने चाहिए। ठीक है, अब सिंस हमारा जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, करंट भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये जो कांस्टेंट है इट विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, दोनों ही तरफ ये जीरो के अबव ऑसिलेट करने वाला है ईएमएफ और करंट, है ना, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो शिफ्ट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या करता है, वो ईएमएफ और करंट की वैल्यू को शिफ्ट करता है, बट सिंस दोनों तरफ ईएमएफ और करंट सेम ओरिजिन के अबाउट, सेम जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, 0 वोल्ट या 0 एम्पीयर के अराउंड, एंड दैट्स व्हाई दिस कांस्टेंट इज 0, सो वी विल पुट दिस कांस्टेंट 0, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, आई इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये एज इट इज। यहाँ पर मैंने माइनस साइन बाहर लिया और cos ऑफ थीटा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos ऑफ sin ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos थीटा का मैंने sin ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा है। कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर cos ओमेगा टी की जगह मैंने लिखा sin ऑफ 90 which is pi by 2 minus omega t। ठीक है, sin के फॉर्म में लिखा, क्यों लिखा सोच लो, ये वाला इक्वेशन cos का है, sin का है, कैसे कंपेयर करेंगे, तो सिंपली हमने इसको sin में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ वी कैन कंपेयर दीस टू फंक्शंस। माइनस साइन अंदर ले लोगे तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, ये माइनस sin थीटा तो sin ऑफ माइनस थीटा कर दो, माइनस थीटा होता है, इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, सो ओमेगा टी माइनस pi by 2 आ जाएगा ये। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ठीक है, अगेन ये जो टर्म है दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, लेट अस कॉल दैट टर्म एज I naught which is peak value of current, so equation आ गया I equal to I naught sin omega t minus pi by 2। now compare these two equation, EMF का equation है sin omega t और current का equation है sin of omega t minus pi by 2, minus pi by 2 is the phase difference। इसका मतलब if I draw phasor diagram, let us draw phasor diagram first। ये एक y axis ले लो, ये x axis ले लो, EMF यहाँ कहीं पे भी ले लो, let us take this value as EMF E naught। ठीक है, and again it is a function of sin, तो यहाँ पर जो पीक आ जाएगा दैट विल, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लिया है। तो हमारा करंट क्या दिखा रहा है, इट इज
जो भी यहाँ पर होगा उसमें से -π/2, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये -π/2 मतलब हमें रिवर्स आना है। कितना एंगल रिवर्स आना है? π/2 मतलब 90 डिग्री हमें यहाँ पर रिवर्स आना है, पीछे आना है। सो ये मैं 90 डिग्री पीछे आ गया यहाँ पर। दिस विल बी माई पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 विच इज, सिंस दिस इज ओमेगा टी, ये हो जाएगा 90 - ω/t। सो दिस इज I0 साइन 90 मतलब कि π/2 - ω/t, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली करंट I और ये EMF E है। तो हमें पता चल रहा है किसी भी वक्त EMF अगर यहाँ पर है तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे है। सो हियर करंट I लैग्स, लैग मतलब पीछे रह गया, ऑफ EMF E बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जब हमारी सर्किट में कोई इंडक्टर होगा तो करंट EMF से पीछे रह जाएगा। अगर इसके ग्राफ बनाने हैं EMF और करंट के, मैं ये हटा रहा हूँ, फॉर्मूला हमको पता है। EMF और करंट के अगर ग्राफ बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? देखो, EMF का तो अपना वही स्टैंडर्ड ग्राफ है, साइन का ग्राफ है ना, स्टैंडर्ड साइन ग्राफ बना हुआ EMF का। ये पीक वैल्यू ऑफ EMF होगा यहाँ पर, दिस इज E0, ये -E0 होगा यहाँ पर, नेगेटिव पीक वैल्यू। तो ये तो E0 साइन ω/t का ग्राफ बन गया, सिंपल EMF का ग्राफ विद टाइम t। व्हाट अबाउट करंट? करंट का तो हम लोग ये ग्राफ बना सकते हैं या फिर ये वाला बना सकते हैं। टेक दैट माइनस साइन हियर, सो ये क्या हो जाएगा? E0 अपॉन L ओमेगा विच इज I0। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ये वाली इक्वेशन को। सो दिस विल बी I इक्वल टू, ये पूरी टर्म I0 माइनस साइन है cos ω/t, और वो कांस्टेंट वैसे भी 0 तो उसको टेंशन मत लो। तो क्या बन गया है? दिस इज माइनस ऑफ कॉस ग्राफ, माइनस ऑफ कॉस। कॉस का ग्राफ शुरू होता है यहाँ से, मतलब +1 से, माइनस ऑफ कॉस ग्राफ शुरू होगा यहाँ से -1 से। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ऐसा ग्राफ रहेगा। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर -I0 से, दिस इज -I0, दिस विल बी यहाँ पर +I0, ठीक है। पीक वैल्यू होगी क्योंकि अगेन ω/L ग्रेटर देन E0 होगा तो दिस विल बी लेस। ये जो पीक होगी ये कम होगी कंपेयर टू EMF पीक, है ना। तो ये इस तरह का कुछ तो हमारा ग्राफ बनेगा। एंड यू कैन सी दैट, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ ग्राफ को। यू कैन सी दैट अगर EMF यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है तो करंट उसके बाद मैक्सिमम होने वाला है। पहले EMF मैक्सिमम होगा, बाद में करंट मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखोगे तो EMF मैक्सिमम है और करंट यहाँ कहीं तो बाद में कुछ देर के बाद मैक्सिमम होने वाला है। तो करंट हमेशा EMF के बाद अपने पीक पे आएगा, मतलब करंट हमेशा EMF के पीछे रहेगा। पीछे रहने को हम लोग बोलते हैं लैग होना। सो करंट लैग्स EMF बाय एंड फेज एंगल ऑफ π/2 इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टर सर्किट। यहाँ पर हमने अजम्पशन ये किया है कि जो इंडक्टर है वो ऐसा इंडक्टर है जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, है ना। तो दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट और उस केस में ये सारा मैथमेटिक्स इस तरह से होगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो कैसे सर्किट बनते वो अगर हमारे सिलेबस में होंगे आगे के टॉपिक तो तब पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स और बढ़ जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस द केस वेयर वी हैव कनेक्टेड कैपेसिटर हियर, है ना। इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लेंगे तो क्या होता है देखते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर हमारा पार्ट सी है 13.5 का, जहाँ पर वी हैव यूज्ड अ प्योर कैपेसिटर विच इज़ कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई विच इज़ E = E0 sin ω/t। ये हमारा AC सप्लाई है और सिर्फ इसको हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज AC सर्किट विद प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। सो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि Q = CV, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम, Q = CV, जिसमें Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस एंड V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना EMF होगा उतना ही होगा। सो इन दिस केस वी कैन से दैट E = Q/C और Q = CE। इंस्टेड ऑफ V हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, E विच इज़ EMF, है ना। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा और कुछ है नहीं सर्किट में तो यही होगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें करंट निकालना है क्योंकि हमें EMF और करंट में रिलेशन चाहिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो क्या रिलेशन बन जाएगा, देखो I = रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हमको पता है। क्यू की वैल्यू मैंने ये डाल दी, सी ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो सी ई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा, तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये सी ई नॉट था ही, ओमेगा भी बाहर आ गया। तो अब क्या इक्वेशन बन गया, सी ई नॉट ओमेगा, कॉस है, ये कॉस फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है। कंपेयर करने के लिए हम दोनों को साइन कर लेते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना, एक ही बात है, प्लस तो कर रहे हैं तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एंड इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, हमारा फेज डायग्राम कैसा बनेगा बताओ। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, सिंस दीज आर कांस्टेंट लेट अस कॉल देम एज आई नॉट। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो ईएमएफ का इक्वेशन आ रहा है अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और करंट का इक्वेशन आ रहा है आई इक्वल टू आई नॉट, वो जो कांस्टेंट है उसको आई नॉट बोला है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कांस्टेंट का मैंने यहाँ लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देते हैं, दैट आई नॉट इज सी ई नॉट ओमेगा, इसको हमने आई नॉट बोला हुआ है, विच इज़ अ पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको मैंने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। अब अगर दोनों को देखोगे, एक है साइन ग्राफ और दूसरा भी साइन है बट प्लस 90 है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं, ईएमएफ और करंट का, एक्स वाई एक्सिस है, ये मेरा ईएमएफ है, इसकी मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू होगी ई नॉट। अब जो करंट है वो प्लस 90 डिग्री, तो इसमें हमें प्लस 90 डिग्री, सिंस ये इस तरफ बढ़ता है, ऐसे बढ़ते वक्त ये ऐसे बढ़ रहा है विथ टाइम, सो इट रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन, तो 90 डिग्री ये एक्स्ट्रा रोटेट हो जाएगा पहले ही। सो करंट का पीक वैल्यू यहाँ पर होगा जब ईएमएफ का पीक वैल्यू यहाँ होगा। एंड इफ आई से दैट दिस एंगल इज ओमेगा टी, तो ये वाला प्रोजेक्शन होगा कितना, दैट विल बी ई नॉट, ये साइन कंपोनेंट है, सो साइन ओमेगा टी, और ये वाला जो होगा दिस प्रोजेक्शन विल बी दिस एंगल, ये एंगल कितना है, सो ओमेगा टी है और ये 90 है, सो दिस विल बी 90 प्लस ओमेगा टी, है ना, यहाँ से एंगल कितना है 90 प्लस ओमेगा टी, सो दिस कंपोनेंट विल बी आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये कंपोनेंट होगा यहाँ वाला। सो आप देख सकते हो कि ईएमएफ यहाँ पर मैक्सिमम है, करंट उससे पहले ही है, तो हियर वी कैन से करंट आई लीड्स, वो पहले आ रहा है ना, या आगे ये पीछे रह गया, सो करंट आई लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाई 2 फेज, बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, तो 90 डिग्री वो पहला है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो कौन पहले मैक्सिमम होगा, सो ऑब्वियसली करंट पहले मैक्सिमम होगा। ग्राफ बना लेते हैं, ईएमएफ का अपना वही साइन का ग्राफ आएगा, ईएमएफ का ग्राफ साइन ग्राफ, और जो करंट है, करंट के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन लगाएंगे, कौन सा, ये वाला रिलेशन लगाएंगे विच इज़ कॉस ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ हमारा 1 से स्टार्ट होता है, सो दिस विल बी हियर, थोड़ा हम लोग इसका पीक वैल्यू कम ले लेते हैं, दिस इज ईएमएफ, करंट का पीक वैल्यू थोड़ा कम ले लेते हैं, सो दिस विल बी दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ऐसा ग्राफ बन के आएगा बच्चों। सो दिस इज आई नॉट, है ना, तो ये इक्वेशन हो जाएगा करंट का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस फंक्शन है एक्चुअली, है ना, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर ये साइन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एंड दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, करंट ईएमएफ से पहले ही मैक्सिमम हो रहा है, स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम, बाद में ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है, सो ईएमएफ लैग कर गया और करंट लीड कर गया इस केस में। इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या लीड कर रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो, द करंट लीड्स ईएमएफ, और कितना लीड कर रहा है, कितना आगे है, सो इट इज़ 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन अहेड ऑफ द ईएमएफ पीक वैल्यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के सर्किट है, एसी सर्किट, तो उनमें किस तरह से सारी चीज़ें होती है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने रेजिस्टर पढ़ा था, तो वो याद कर लेते हैं एक बार। ईएमएफ अगर हमारा, तीनों ही केस में हमने ईएमएफ सेम लिया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन लिया है तीनों केस में, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिस्टर हमारा जो करंट आता है आफ्टर दैट कैलकुलेशन, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी आता है, ठीक है, और इसी को हमने आई नॉट लिखा था, तो आई नॉट वॉज ई नॉट अपॉन आर। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, सो आर इज ई नॉट अपॉन आई नॉट। इफ़ यू लुक एट दिस इज ओम्स लॉ, है या नहीं है, दिस इज ओम्स लॉ। तो बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर इज रेजिस्टेंस विच इज ई एम एफ अपॉन करंट, और बेसिकली इन दिस एसी सर्किट द रेजिस्टेंस इज पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ डिवाइड बाई पीक वैल्यू ऑफ करंट, सो ई पीक अपॉन आई पीक, है ना।
पीक वैल्यूज़ का डिवीजन है यहाँ पर। सो यूजिंग द सेम कंसेप्ट हियर, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर के केस में अभी अभी हमने जो देखा, द करंट वॉज गिवन बाय सी ई नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा इक्वेशन आया था। एंड दिस वॉज टर्म्ड एज करंट आई नॉट विच इज सी ई नॉट ओमेगा। अगर सेम लॉजिक लगाएंगे तो ई नॉट अपॉन आई नॉट हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है, तो इस केस में ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या हो जाएगा, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई नॉट इधर ले लो और ये सी ओमेगा उधर ले लो, सो ई नॉट अपॉन आई नॉट विल बी 1 बाय ओमेगा सी, एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो रेशो था दिस वाज रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी ये रेशो रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू द करंट के बराबर है। एंड वी हैव अ स्पेशल नेम फॉर दिस, यहाँ पर जैसे आर लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स सी, एंड दिस स्पेशल टर्म इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग बच्चों बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरह का कैपेसिटर जो है, जो अपोजिशन देता है करंट को, वो हम लोग इस रेशो से डिफाइन करते हैं एक्स सी से, विच इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ओम्स लॉ का हमने एनालॉजी यहाँ पर भी लगाया। सो दिस टर्म एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन एसी सर्किट। और माइंड दिस थिंग कि यहाँ पर ओमेगा आ रहा है इन दिस इक्वेशन, this means if omega is high, this capacitive reactance or opposition by a capacitor to the current is low। तो high frequency signals, high frequency current को कैपेसिटर इजीली पास करता है, उसका अपोजिशन कम होता है। एंड इफ इट इज़ डीसी तो ओमेगा जीरो है ना, डीसी करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है, इट इज़ कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी जीरो। तो अगर ये जीरो डाल देंगे तो एक्स इज़ इनफाइनाइट, 1 बाई जीरो इज़ इन्फिनिटी। इसका मतलब जो डीसी करंट है उसको कैपेसिटर इतना अपोज करेगा कि वो बिल्कुल उसमें से पास नहीं होगा। एंड यू नो दिस कि अगर मेरे पास एक बैटरी है और मैंने इस बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो कुछ देर के बाद इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। सिंपल बात है, दो प्लेट रखी हुई है, बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो डीसी करंट विच कैन फ्लो थ्रू दिस पार्ट, है ना। सिमिलरली सेम स्टेप्स हमने किया इंडक्टर के लिए, और इंडक्टर में जो हमारा आई नॉट आता है वो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल आता है। एंड अगेन कंपेयर दिस ई नॉट बाय आई नॉट, रेशो निकालेंगे तो ओमेगा एल आ जाएगा। दिस बाय ओम्स लॉ दिस शुड बी समथिंग विच इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट रेजिस्टेंस वी कॉल इट रिएक्टेंस। क्यों रिएक्टेंस? रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर ओमेगा नहीं आ रहा है, बट ये जो है ये रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये अपोजिशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सेम रेजिस्टेंस वी कॉल दिस एज रिएक्टेंस। ये रिएक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? सो इट इज ओमेगा एल। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, तो हायर फ्रीक्वेंसीज को ये अपोज करता है लोअर फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ डीसी तो ओमेगा की वैल्यू जीरो, तो उस केस में बिल्कुल इंडक्टर जो है उसको इजीली पास कर देगा, कोई भी अपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। एंड यू कैन थिंक ऑफ इट कि अगर मैंने किसी कॉइल में से डीसी करंट पास किया, सिंस द करंट इज कांस्टेंट, है ना, करंट कांस्टेंट है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आने वाला, और सिंस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा तो बैक ईएमएफ जीरो, तो कोई भी अपोजिशन नहीं आएगा। सो दिस अराइजेस ड्यू टू दैट बैक ईएमएफ, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है।